नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यह है साल का 216वां दिन। सुबह के बज रहे 9 और आप देखना शुरू कर चुके हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर दिल्ली वाला रेडियो टीवी। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा और मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। हमारे इस कार्यक्रम में आपको खबर मिलेगी रेडियो और टीवी के गजब कॉम्बिनेशन में, अनोखे लहजे में और अलग अंदाज में, जहां आपको खबर सुनाएंगे भी और अगर आपको खबर दिखाएंगे भी। तो दिल्ली की गलियों से लेकर दिल वालों की दिन भर की कहानी तक खबर आपके मतलब की होगी, तो कान खोलकर दिल लगाइए और साथ ही जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। तो अगर आप यूपीआई पेमेंट करते हैं तो इस खबर को जरा ध्यान से सुन लीजिए। अब नए बदलाव सकते हैं, जैसा कि जानकारी के अनुसार 1 अगस्त के बाद से पूजा देश भर में अब यूपीआई के जो नए नियम हैं यूपीआई पेमेंट के, वो लागू हो चुके हैं। यूपीआई पेमेंट सिस्टम से जुड़े नए नियम लागू हो चुके हैं और ये बदलाव सीधे तौर पर अब आपकी जेब और साथ ही आपके यूपीआई पेमेंट ऐप और साथ ही आपके रोज की डिजिटल आदतों पर असर डालेंगे। तो देखिए, अगर आप रोजाना कई बार यूपीआई से ट्रांजैक्शन करते हैं, बैलेंस को बार बार चेक करते हैं या पेमेंट स्टेटस को देखते रहते हैं, तो अब आपको सावधान हो जाना है, क्योंकि अब इन पर एक लिमिट लगा दी गई है। अब आप दिन भर में केवल 50 बार ही अपने अकाउंट बैलेंस को चेक कर पाएंगे। पहले इसकी कोई सीमा नहीं थी बसंत, लेकिन अब चेंजेस हो रहे हैं। बिल्कुल, कई लोगों को आदत होती है पूजा की यहाँ पर जो लिमिट है अब देखने की, यहाँ पर जो हमारी बैंक बैलेंस की क्या राशि है, बैंक में क्या राशि पड़ी है, क्या कैश अमाउंट है, ये बार बार देखने की कई लोगों की आदत होती है। तो इसमें अब लिमिट लगा दी गई है। तो अब ऑटो पे ट्रांजैक्शन हम होते हैं, जैसे कि हम किसी चीज का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, उसका ऑटोमेटिक डिडक्शन हमारे अकाउंट से होता है। तो दूसरे नंबर पर यह बदलाव है कि अब ऑटो पे ट्रांजैक्शन जो है वो सुबह 10 बजे से पहले या फिर दोपहर 1 बजे से लेकर 5 बजे तक के बीच ही प्रोसेस होंगे। इससे पहले पूजा देखने को मिलता था जो ऑटो पे ट्रांजैक्शन है, जैसा कि हम हमारे जो अकाउंट से कोई ईएमआई कटती है, उसका पहले टाइम नहीं होता था, वो किसी भी टाइम ईएमआई जो है वो डिडक्ट हो जाती थी, क्योंकि वो ऑटो पे के तहत ही होती है ना। अब 1 बजे से 5 बजे तक के बीच में ये अमाउंट ऑटोमेटिक डिडक्ट होगा या फिर 10 बजे से पहले सुबह डिडक्ट होगा। इसका मकसद ये है कि ताकि ऑनलाइन पेमेंट में आउटरीच की जो शिकायतें पिछले कुछ समय से लगातार मिल रही थी, कोई पेमेंट ट्रांजैक्शन कर रहा है, पेमेंट कर रहा है तो हो नहीं पा रहा था, पेमेंट फेल दिखाई दे रहा था, तो ये चीजें कम हो सके, एक ये भी उद्देश्य है। और जो तीसरा बदलाव किया गया है, अब किसी एक यूपीआई ऐप से दिन भर में आप केवल 25 बार ही अकाउंट की डिटेल्स या फिर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री या फिर बैंक स्टेटमेंट जिसे हम कह देते हैं पूजा, वो आप चेक कर पाएंगे। इससे पहले इस पर भी कोई लिमिट नहीं थी, आप कितने भी बार अपने अकाउंट स्टेटमेंट को देख सकते हैं, लेकिन अब इस पर लिमिट लगा दी गई है। केवल 25 बार ही अपने अकाउंट की डिटेल्स और साथ ही ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को आप एक्सेस कर पाएंगे। और चौथा बदलाव और महत्वपूर्ण बदलाव क्या हुआ है पूजा, एक बार दर्शकों को बताइए। यूपीआई पेमेंट के बाद अगर आप दिन भर में सिर्फ 3 बार ही पेमेंट स्टेटस चेक कर पाएंगे अपना। आप यूपीआई पेमेंट कर रहे हैं तो उसके बाद दिन भर में सिर्फ 3 बार आप अपना पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। ये बदलाव जरूरी भी है। बिल्कुल, ये बदलाव जरूरी भी है पूजा, क्योंकि जब हम पेमेंट करते हैं तो देखने को ये मिलता है कि कभी कभी जो पेमेंट है वो प्रोसेस दिखाता है ना, तो हम लगातार बार बार उस पेमेंट के स्टेटस को देखते हैं, कभी कभी फेल हो जाता है पेमेंट स्टेटस देखने पर। अब ऐसे में जो वो पेमेंट का स्टेटस है उसकी लिमिट केवल 3 बार ही रहेगी। अब 3 बार ही आप जो है वो अपने पेमेंट का स्टेटस देख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। और ये लिमिट इसीलिए लगाई गई है क्योंकि ये बदलाव बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वहीं अब एनपीसीएल के मुताबिक अगर बात करें तो हर महीने करीब इंडिया में 16 अरब ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, बहुत ज्यादा संख्या है 16 अरब। और अप्रैल और मई में यूपीआई आउटरीच की शिकायतें बेहद देखने को मिली। जैसे बात अगर करें, जैसे मैं यूपीआई पेमेंट कर रहा हूं, पेमेंट हो नहीं रहा है, फेल दिखा रहा है, प्रोसेसिंग का समय जो है वो दिखा रहा है, ये तमाम दिक्कतें पिछले कुछ समय में आ रही थी, इसीलिए ये नए नियम जो है वो लगा दिए गए हैं। यानी कि यूपीआई पेमेंट अगर आप कर रहे हैं तो सीधे आपके मतलब से जुड़ी हुई ये खबर है। अब दिक्कतें ज्यादा आ रही थी, अब ऐसे में बात अगर करें तो यहाँ पर एपीआई कॉल्स के ओवरलोड के कारण यहाँ पर लगातार दिक्कतें आ रही थी, जैसे हर कुछ मिनट में बैलेंस चेक करना, पेमेंट स्टेटस बार बार देखना। अब नए नियमों से न सिर्फ सिस्टम पर दबाव कम होगा, बल्कि आपकी ट्रांजैक्शन भी पहले से ज्यादा स्मूथ रहेगी और भरोसेमंद रहेगी। यानी कि अब जो पहले लगातार यूपीआई पेमेंट ज्यादा होने के चलते आउटरीच की शिकायत थी वो, क्योंकि अब लिमिट्स लगा दी गई तो जाहिर सी बात है
जो सिस्टम है वो ठीक तरीके से आपके साथ भी हुआ होगा ऐसा कई बार कि आप पेमेंट कर रहे हैं और वो प्रोसेस में चली गई है, बिल्कुल वो प्रोसेसिंग ही दिखा रहा है। और आजकल तो ऐसा वक्त हो गया है जब से यूपीआई के कई सारे ऐप्स ऐसे आ गए जिनसे हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, फिर चाहे वो पेटीएम हो, वो फोन पे हो या फिर भीम हो, किसी भी आप ऐप के थ्रू पेमेंट कर रहे हो, गूगल पे से कर रहे हो आप, कैश रखना छोड़ दिया है लोगों ने। कैश रखना बिल्कुल ही छोड़ दिया। कैश मेरे पास भी आज के वक्त में नहीं रहता है। आज के वक्त में तो मेरे पास भी बिल्कुल भी कैश नहीं है। ऐसे में अगर पेट्रोल पंप पे जाकर अगर आप गाड़ी में फ्यूल डलवाते हैं या फिर रेस्टोरेंट पे पेमेंट करते हैं, उस समय आपकी पेमेंट प्रोसेस में अगर चली गई तो बड़ा एम्बैरेसिंग फील होता है, क्योंकि खाना आपने खा लिया, पेट्रोल आपने डलवा लिया, लेकिन पेमेंट के टाइम पे आपकी पेमेंट जो है वो प्रोसेसिंग में दिखा रहा है, वो सक्सेस नहीं हुई, वो फेल भी नहीं हुई, लेकिन उसे समय लग रहा है। अब देखिए आपको एक डर भी है, एक डर भी है, बिल्कुल जाहिर सी बात है। दोबारा पेमेंट कर दी और कहीं आपके पहले वाले पेमेंट से भी डिडक्ट हो गए, हाँ, तो कहीं वो पैसे फंस ना जाए। और कभी कभी कंफ्यूजन रहता था। कभी कभी देखने को मिलता है कि आप दूसरी पेमेंट को जब इनिशिएट करते हैं तो वो भी प्रोसेस में चली जाती है और दोनों पेमेंट आपके प्रोसेस में चली गई। इसी तरीके की तो दिक्कत आ रही थी पूजा। ऐसा मेरे साथ मोस्ट ऑफ द टाइम तब हुआ जब मैं मेट्रो से ट्रैवल किया करती थी कि मैं वहां पर जाकर मेट्रो कार्ड रिचार्ज कर रही हूँ, बट वो रिचार्ज नहीं हो रहा है, वो प्रोसेस में चले गया है। अब मुझे जाना भी है, मुझे अपने ऑफिस वक्त रहते पहुंचना भी है, लेकिन अब वो प्रोसेसिंग में है, दूसरा भी प्रोसेसिंग में, ना वो रिचार्ज हुआ है बिल्कुल और ना मैं जा पा रही हूँ वहां से। तो इस वजह से बहुत जरूरी था और अपनी तरफ जो से दबाव सिस्टम पे था वो दबाव थोड़ा सा कम। हाँ, और पेमेंट प्रोसेस में जा रहा था तो आप बार बार लगातार जो पेमेंट स्टेटस है वो चेक कर रहे थे, तो ऐसे में एक जो दबाव है, एक प्रेशर जो था वो यूपीआई नेटवर्क्स पर ज्यादा था। यूपीआई का जो पूरा सर्वर काम करता है उस पर एक बहुत ज्यादा दबाव था। अब इसीलिए जो लिमिट है वो लगा दी गई है, बैलेंस चेक करने पर लिमिट लगा दी गई है। अब ऑटो पे ट्रांजैक्शन जो है उनके समय को निर्धारित कर दिया गया है और इसी के साथ जैसा कि हमने बताया कि अकाउंट स्टेटस जो डिटेल्स है, बैंक स्टेटमेंट है, वो आप एक लिमिटेड अमाउंट में एक्सेस कर सकते हैं, ज्यादा नहीं। और इसका फायदा आप ही के लिए है, ये जो लिमिट लगाई गई आप ही के फायदे के लिए लगाई गई है। अगर आप कहीं ऑनलाइन यूपीआई पेमेंट करते हैं ताकि वो आसान हो सके, स्मूथ हो सके, फेल ना हो और उसकी सक्सेसफुल होने की संभावना 99% रहे। अब ये तो यूपीआई की पेमेंट हमने आपको बताई, यूपीआई पेमेंट की खबर हमने आपको दिखाई, है ना। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्योंकि आज के समय में यूपीआई पेमेंट बेहद ज्यादा लोग करते हैं, तो ये बताना लोगों को बेहद ज्यादा जरूरी भी है कि अब बदलाव क्या क्या हुए। तो चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूजा, दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़ी खबर बताते हैं आपको। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है जो सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अब सेमेस्टर फर्स्ट भी स्टार्ट हो रहा है। सभी कॉलेजेस और संस्थानों को सुबह 8 बजे से लेके रात के 8 बजे तक खोलने का आदेश जारी किया गया है। यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना यह है कि इस कदम का मकसद है संसाधनों का इष्टतम उपयोग करना, यानी कि ऑप्टिमम यूज करना। लेकिन इस फैसले से शिक्षक वर्ग में नाराजगी देखने को मिल रही है, क्योंकि ज्यादा पढ़ाना पड़ेगा। 8 से 8 सीधा 12 घंटे की शिफ्ट अगर हो जाए तो जाहिर सी बात है कोई भी नाराज होगा। छात्र सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कक्षाओं में कैसे बैठ सकते हैं, ये सवाल राजधानी दिल्ली में जो छात्र है उनके मन में सीधा सा सवाल यही है कि क्या सुबह 8 बजे उनको जाना होगा, रात को 8 बजे वहां से निकलना होगा, या फिर दिल्ली के शिक्षक अब सुबह 8 से रात 8 बजे तक पढ़ाएंगे, जो सवाल है। तो इस पर थोड़ा अभी फिलहाल क्लैरिफिकेशन का वेट करना चाहिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी थोड़ा अपने इस निर्णय को क्लियर करे, क्योंकि छात्रों के मन में इसके बाद एक दुविधा भी है। 8 बजे से 8 बजे तक का आपने समय तो निर्धारित कर दिया कि कक्षाओं में छात्र 8 बजे से 8 बजे तक बैठ सकते हैं, लेकिन अगर कोई शिक्षक ही वहां पर मौजूद नहीं होगा तो कक्षाओं में बैठकर छात्र पूजा आखिर करेंगे और क्या? 12 घंटे की शिफ्ट एकदम से 8 से 9 घंटे से बढ़ा देना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो शिक्षकों के लिए तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इस पर वो नाराजगी अपनी अभी भी व्यक्त कर रहे हैं। हाँ। और इसको लेके वो आगे भी सवाल उठाते रहेंगे। हाँ। और अब स्टूडेंट्स के बारे में सोचिए जरा, पढ़ते तो वो 6-7 घंटा भी नहीं है। हाँ, 6-7 घंटे का क्या पढ़ेंगे? बिल्कुल 6 से 7 घंटे का 6 से 7 घंटे का अमूमन कॉलेज लाइफ में देखने को ये मिलता है कि 6 से 7 घंटे ही, और कभी कभी तो 5 से 6 घंटे जो है वो कॉलेज टाइमिंग होती है। लेकिन उसमें भी बच्चे जो है मुश्किल से मुश्किल 1.5 से 2 घंटा ही पढ़ाई कर पाते हैं, ज्यादा होता नहीं है। बीच में ब्रेक, चाय पीने चले गए, कॉफी पीने चले गए, घूमने चले गए, खाना खाने चले गए, ये तमाम चीजों में समय जाता है। तो यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल बात कर ले, है ना, तो यूनिवर्सिटी में अगर 45 मिनट्स का कोई लेक्चर है तो उसमें पढ़ाई जो केवल होती है वो आप लगा के चलिए पूजा की 20 मिनट के आसपास ही पढ़ाई होती है, हार्डली 15 से 20 मिनट केवल। कोई शिक्षक आता है, समझाता है, अध्यापक आता है, टीचर आता है, समझाता है, थोड़ा कैजुअल टॉक होती है, उसके बाद थोड़ा टॉपिक पे आते हैं, है ना, तो 20 मिनट के आसपास ही पढ़ाई हो पाती है। ऐसे में अगर आप 8 से 8 तक पढ़ाएंगे तो थोड़ा दिल्ली यूनिवर्सिटी थोड़ा क्लियर करे कि 8 से 8 का मतलब क्या है,
है ना, क्योंकि अभी इसमें 2 शिफ्टें होंगी। हाँ, क्या इसमें 2 शिफ्ट होंगी? बिल्कुल। क्या इसमें टाइमिंग होगी? जानकारी से, क्योंकि केवल कंफ्यूजन और सवाल पैदा होता है। बिल्कुल, क्योंकि अभी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से ये बात क्लियर नहीं की गई है कि क्या शिक्षक 8 बजे आकर रात को 8 बजे जाएंगे, क्या स्टूडेंट सुबह 8 बजे आकर 8 बजे जाएंगे। उनकी भी लाइफ है ना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर 24 घंटे में से 12 घंटे आपने समय निर्धारित किया है तो जाहिर सी बात है कि कोई भी डिस्टर्ब होगा। आधा एक दिन का आधा समय कोई कैसे काम कर सकता है। अब हम अगर बात करें, मैं और मेरे सहयोगी पूजा, हमारी जो शिफ्ट है वो 7 से 8 घंटे की रहती है। अब 7 से 8 घंटे की शिफ्ट के दौरान भी जो कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है पूजा की एक थकावट हो जाती है, लेकिन यहाँ पर 12 घंटे स्टूडेंट्स आखिर कैसे काम कर पाएंगे, कैसे पढ़ पाएंगे? 12 घंटे तो स्टूडेंट्स वैसे भी नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन अब देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा है कि संसाधनों का वो ऑप्टिमम यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस उनको बनाने चाहिए जो सबके लिए एडजस्टेबल, सब उसमें एडजस्ट कर पाए, फिर चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे यूनिवर्सिटी खुद हो। एक ही अच्छी बात है कि यहाँ पर संसाधनों के ज्यादा उपयोग का उद्देश्य रखा है, लेकिन समय आपने इतना बढ़ा दिया कि संसाधनों के ज्यादा उपयोग के चलते आप शिक्षक और स्टूडेंट कहीं ना कहीं डायरेक्टली दोनों को ही डिस्टर्ब कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल डिस्टर्ब कर रहे हैं। और अभी तो आपने सुना है कि अभी जो जनरेशन है उनको जेनजीज कहा जाता है। हाँ बिल्कुल, वो जेनजीज जो अपने कंफर्ट जोन से एक स्टेप आगे नहीं बढ़ते हैं, उनके लिए आप 12 घंटे तक का समय निर्धारित कर रहे हैं कि आप 12 घंटे पढ़िए। और 12 घंटे तक आखिर रहेगा भी कौन, क्योंकि कॉलेजेस में तो देखने को मिलता है कि बच्चे लेक्चर्स में ही पहुंचते नहीं है, तो 12 घंटे वो कैसे जो है वो यूनिवर्सिटी में बिता पाएंगे। जाहिर सी बात है। बात अगर करें तो यहाँ पर संस्थान ने 1 अगस्त से राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत स्नातक अध्ययन के 4थे वर्ष को लागू किया है। और साथ ही आपको बता दें कि छात्र अब 8 से 8 बजे तक कक्षाओं और प्रयोगशालाओं का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि करेंगे, क्योंकि 12 घंटे का समय, क्योंकि वही बात जो अभी थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे कि हर चीज में शिफ्ट मैटर करती है, शिफ्ट टाइमिंग मैटर करती है ना। अगर आप 5 से 6 घंटे का अगर पहले टाइम है उसको डायरेक्ट आप डबल कर दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एक लोड तो पड़ेगा ही, और साथ ही साथ यहाँ पर कई सवाल पूजा जो महत्वपूर्ण खड़े हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर टाइम बढ़ाया जा रहा है तो ऐसे में ना शिफ्ट वाइज ही होना चाहिए। वो क्यों होना चाहिए? क्योंकि ऐसे में ज्यादा स्टूडेंट्स को दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिलेगा। हाँ, ये बात अब क्योंकि एक कट ऑफ होती है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की होती है, जो बहुत हाई जाती है, सबको एडमिशन नहीं मिलता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो ऐसे में होगा क्या कि अगर आपकी शिफ्ट 2 चलने लगे, हालांकि कुछ कॉलेजेस में चलती भी है अभी भी, अगर शिफ्ट 2 चलने लगेंगी तो आपके पास वो वहां पर वैकेंसी ज्यादा होंगी स्टूडेंट्स को वहां रजिस्टर करने के लिए, स्टूडेंट्स के लिए वहां पढ़ाई करने के लिए। ऐसे में ज्यादा यूज हो सकता है संसाधनों का, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ाई कर सकते हैं, फिर उनको ओपन से पढ़ाई करने की जरूरत नहीं होगी। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाने की ज्यादा जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपने देखा होगा प्राइवेट यूनिवर्सिटी का रुख तभी करते हैं स्टूडेंट्स जब उनको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलता है। ये बात बिल्कुल आपकी सही पूछा, लेकिन जो आपने अभी सजेशन दिया यहाँ पर वेरी कर जाती है शिक्षकों की चीज। ठीक है, अब बच्चे तो शिक्षकों की क्वांटिटी को भी बढ़ाया जाए, इससे रोजगार मिलेगा, इससे रोजगार मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा। और जो शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, कम से कम उनको भी एक अच्छा भाव होगा कि चलिए ठीक है, अच्छी नौकरी लगी है। तो ये कुछ सजेशन है। तो हमें लगता है कि यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी को थोड़ा क्लियर करना चाहिए, क्योंकि छात्रों के मन में एक क्वेश्चन है कि क्या 8 से 8 बजे तक हम जाएंगे। शिक्षक ये बात कह रहे हैं कि 8 से 8 बजे तक पढ़ाना होगा। ठीक है, प्रयोगशालाओं का, कक्षाओं का उपयोग तो एक अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा क्लैरिफिकेशन इसमें देना चाहिए कि इसमें किस तरीके से समय निर्धारित किया है, किस तरीके से समय को आवंटित किया गया है, 8 से 8 बजे तक कौन सा समय किस चीज के लिए रहेगा। तो ये तो बात थी दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए। तो अब बढ़ते हैं आगे। बात यहाँ पर दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र की करेंगे, क्योंकि आज सबसे बड़ी राजनीतिक रूप से खबर तो यही है दिल्ली वालों के लिए। आज मानसून सत्र का आगाज हो रहा है और 2 बजे कार्रवाई शुरू होगी। ये दिल्ली में बीजेपी सरकार के बनने के बाद अब बीजेपी सरकार का 3रा सेशन है। इस सेशन से पहली बार अब दिल्ली विधानसभा पूरी तरीके से पेपरलेस होगी। पर्यावरण संरक्षण का भी एक संदेश है, और साथ ही निजी स्कूलों की तरफ से जो पिछले कुछ समय में लगातार फीस बढ़ाई गई, दिल्ली वालों ध्यान से सुन लीजिए, अब उसे नियंत्रित करने के लिए सरकार आपके साथ खड़ी हो चुकी है। यानी कि अब प्राइवेट स्कूलों में जो फीस बढ़ाई जा रही थी पिछले कुछ समय से, अब सरकार ने उसके खिलाफ
एक विधेयक ला दिया है, यानी कि आपके पक्ष में ये है। इसके तहत अब जो प्राइवेट स्कूल हैं वो अब फीस इस तरीके से नहीं बढ़ा पाएंगे जिस तरीके से पहले लगातार शिकायतें मनमाने तरीके से बढ़ा रहे थे। स्टूडेंट्स हो गए वो कितने प्रताड़ित हो रहे थे, उनके अभिभावक कितने प्रताड़ित हो रहे थे, परेशान हो गए थे, इतनी उनकी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही थी जितनी हाइक हो गई थी। अब सोचिए कुछ ऐसे भी स्कूल्स थे जहां पर 80% फीस हाइक हो गई थी, इतनी ज्यादा प्राइस हाइक हुई थी। अब जो सरकार कानून बनाने जा रही है, सरकार का कहना यह है कि अभिभावकों पर अब स्कूल की मनमानी का बोझ नहीं पड़ेगा। ये विधेयक उन स्कूलों पर कठोर दंड लगाएगा जो पहली बार मनमाने ढंग से फीस बढ़ाते हैं। स्कूल पर 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा और बार बार उल्लंघन करने पर 2 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ये सरकार कह रही है, लेकिन अभी तक तो देखिए पेश नहीं हुआ है ये, तो इस पर बहुत ज्यादा कहना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन जो जानकारियां फिलहाल अभी मिल रही है कि इसकी रूपरेखा किस तरह की होगी, कैसा ड्राफ्ट इसका होगा, ऐसा मुझे सुनने में मिला कि अगर कोई स्कूल मनमानी करके फीस की हाइक कर देता है, बढ़ा देता है, तो कम से कम 15% ऑफ स्टूडेंट्स के अभिभावक ऐसे होने चाहिए जो उसके लिए कंप्लेंट करे। और इसी को लेकर जो विपक्षी पार्टी है वो सवाल ये पूछ रही है कि वो 15% स्टूडेंट्स और उनके अभिभावकों को इकट्ठा करेगा कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा? जो पेरेंट्स है वो अपने दफ्तर जाएंगे या अपना काम करेंगे या फिर वहां पर जाके साइंस करवाएंगे? बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। अब जो पूजा आपने बात कही, इस पूरे विधेयक को लेकर सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, लेकिन अभी कुछ भी कहना बेज़्यादा जल्दबाजी होगा। अभी थोड़ा वेट कर लेते, 2 बजे कार्रवाई शुरू होगी और उसके बाद जो है ये ड्राफ्ट जो है ऑन द टेबल रखा जाएगा विधानसभा में। अब देखने की बात है कि इसमें देखने को क्या मिलेगा, क्योंकि आधिकारिक रूप से तो वही चीज जो है वो सर्वमान्य होगी। अभी तो फिलहाल बातें चल रही हैं अब उन्हीं के हिसाब से। लेकिन अभी जो एक बात आपने बताई कि 15% अभिभावक जो है वो एकजुट होने चाहिए किसी भी स्कूल में फीस बढ़ोतरी की शिकायत को लेकर। इसे आसान शब्दों में अगर दर्शकों को बताएं, यानी कि आपका बच्चा अगर किसी स्कूल में है, उसमें अगर 1500 छात्र पढ़ते हैं, है ना, तो उसमें अगर मान लिया जाए 1500 छात्र पढ़ते हैं, उसको 15% आप निकाल लीजिए, यानी कि बात अगर करें 300 से 350 अभिभावक, उनके सिग्नेचर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि अगर आप अकेले हैं, आपको फीस बढ़ोतरी के खिलाफ शिकायत करनी, तो आप अकेले नहीं कर पाएंगे, अकेले नहीं कर पाएंगे। 15%, कम से कम 15%, अब आप ये तब जाके ऑडिट होगा और फिर ये प्रोसेस आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन अब फीस जो बढ़ चुकी होगी ऑलरेडी, ये बात भी बिल्कुल मानसिक प्रभाव पड़ता, मानसिक रूप से लोगों को परेशानी होती है इस चीज से कि अगर एकदम से फीस हाइक हो जाती है। और प्राइवेट स्कूल्स का क्या हाल है वो तो भली भांति जानते हैं। बिल्कुल ऑब्वियस से बात है, क्योंकि पिछले कुछ समय में हमने देखा कि यहाँ पर 75 से 80% तक स्कूलों की बढ़ोतरी यहाँ पर फीस के दरमियान देखने को मिली है। अब ऐसे में जो मिडिल क्लास मैन है उन पर तो बेहद ज्यादा असर पड़ा, क्योंकि पूजा जो मिडिल क्लास मैन है, हम जैसे लोग हैं, वो ऑलरेडी सारी चीजें निर्धारित करके चलते हैं। घर के सारे खर्च जो हैं एक बजट बना के चलते हैं। उसमें अगर स्कूल की फीस का एक इतना बड़ा रोल हो जाएगा कि आपके बजट को हिला दे, तो जाहिर सी बात है सरकार को इसे लेकर कदम तो उठाना चाहिए। अब ऐसे में आज विधानसभा में एक विधेयक तो लाने वाली है सरकार, लेकिन एक बार देखने की बात यह है कि जैसे कि जो हम बात कर रहे हैं, जो विपक्ष बात कर रहा है, और विपक्ष की बात करने के बाद हमने उनकी बात आपके सामने भी रखी है। अब ऐसे में देखने की बात है कि ऐसा देखने को मिलेगा 15% अभिभावकों की अगर जरूरत होगी किसी स्कूल के शिकायत करने के लिए फीस बढ़ोतरी को लेकर, तो कहीं ना कहीं ये इस विधेयक का ड्रॉबैक रहेगा। पूजा बिल्कुल ड्रॉबैक रहेगा। एक बॉडी बनाई जानी चाहिए थी, वो बॉडी काम करती है सर। हाँ बिल्कुल, जाहिर सी बात है, उसके लिए पेरेंट्स को परेशान होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। और आम आदमी के लिए कितनी राहत लेकर आता है ये कानून, ये बिल, ये देखना होगा। इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी और आपको भी अपडेट्स हम देते रहेंगे। बिल्कुल, तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आम आदमी को अब बड़ी राहत मिलने जा रही है। जी हाँ, अब नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी यानी कि NPPA ने 37 जरूरी दवाओं की कीमतें 10 से 15% तक घटा दी है। यानी कि अब जो दाम अब दवाइयों के आप पे करते हैं वो अब आपको कम करने होंगे अगर आप इन 37 दवाओं को खरीदते हैं। तो यहाँ पर जो कौन कौन सी दवाएं हैं वो हम आपको बताएं, तो पैरासीटामोल के साथ साथ अन्य कुछ दवाएं ऐसी हैं जो कि हार्ट से जुड़ी हुई दवाएं होती हैं, डायबिटीज से जुड़ी हुई दवाएं होती हैं, इन्फेक्शन के मरीजों के लिए बेहद ज्यादा जरूरी होते हैं। इसके बाद कौन कौन सी ऐसी दवाएं हैं जिन पर आपको अब कम पैसे देने होंगे, और कौन कौन से ऐसे रोग हैं पूजा जिन पर अगर मरीज मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, किसी मेडिकल्स पर जाते हैं, तो उनको कम पैसे देने होंगे, वो जरा बता दीजिए।
दर्द की जो दवाएं होती है, बुखार की दवाएं होती है, आजकल तो मौसम भी ऐसा ही है कि सर्दी जुकाम बहुत लग रहा है लोगों को, बुखार हो रहा है, वायरल फीवर हो रहा है। फिर देखिए जो हार्ट डिजीजेस से रिलेटेड मेडिसिन होती है उन पे भी कमी दाम देना होगा। शुगर जैसे डायबिटीज हो गई और वाइटामिन से रिलेटेड जो मेडिसिन होंगी उस पर आपको कम दाम देना होगा। और ये मोस्टली वो दवाइयां हैं जो रेगुलर यूज में आती है। हाँ, जो सबसे ज्यादा बिकती भी, सबसे ज्यादा बिकती है, सबसे ज्यादा लोग कंज्यूम करते हैं। और उनके लिए एक बहुत बड़ी टेंशन ये होती है कि एक तो वो ऑलरेडी बीमार और ऊपर से दवाइयां इतनी महंगी, दवाई का खर्च बहुत ज्यादा। लेकिन अब एनपीपीए की तरफ से एक बड़ा तोहफा आप इसे कह लीजिए, क्योंकि आज के समय में बीमारियों का दौर इस तरीके से चल पड़ा है पूजा की, हर किसी न किसी दूसरे व्यक्ति की आप कोई ना कोई दवाई आप देख लेंगे कि किसी न किसी चीज को लेकर उसने या तो वो दवाई चल रही है, हाँ, या फिर पिछले 10 दिन में उसने कोई दवाई छोड़ी होगी खानी, अगर वो ठीक हो गए हैं तो इस तरीके से दवाइयों का जो रेट है वो कम कर दिया गया। यानी कि अगर आप शुगर के मरीज हैं, आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या फिर विटामिन्स खरीदने के लिए आप जा रहे हैं, या फिर बुखार, सरदर्द, बदन दर्द की शिकायत है, तो ये जो 37 दवाएं यानी कि 37 फॉर्मूलाज जो मेडिसिन के हैं उन पर अब जो 10 से 15% की जो कीमत है वो घटा दी गई। उदाहरण के तौर पर अगर आपको एक दवाई, एक गोली 100 रुपए की मिल रही है दर्द की, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, तो वो अब आपको 85 रुपए की या फिर 90 रुपए की मिलेगी। तो 10 से 15% की यहाँ पर कटौती की गई है, जिसका असर अब आपके लिए अच्छा रहेगा। और देखिए ना, आजकल माहौल ऐसा हो गया है कि आप बीमार होते हैं, आप तुरंत दवाई खाते हैं, बिल्कुल सर दर्द होता है आप दवाई खाते हैं, इंतजार नहीं करता कोई भी, बिल्कुल इंतजार नहीं। हम लोग इतना ज्यादा दवाइयों पर डिपेंडेंट हो गए, ऐसा पहले नहीं होता था। पहले सेल्फ फीलिंग का वेट किया जाता था कि खुद से ठीक हो जाएगा, दवाई खाने की जितनी जरूरत कम पड़े उतना अच्छा ये माना जाता था, है ना। तो ये तो दवाइयों की बात रही, आपको हमने बताया और आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी था ये जानना। तो अब ऐसे में बात अगर करें तो दिल्ली वालों, मौसम की बात अगर कर लें तो आज मौसम सुहाना है। आज के मौसम में हाल कुछ ऐसा है कि आज सुबह ही बारिश हुई और सुबह बारिश ने दस्तक दी। आज संभावित बारिश के चलते तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। दिल्ली का मौसम पूरे तरीके से आज सुहाना रहेगा। आज सुबह ही बारिश देखने को जैसा कि मिली, हमने आपको बताया कि जो रोड है राजधानी दिल्ली के वो आज गीले हो चुके हैं। आज बारिश की संभावना पूरा दिन जताई गई और आज का अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहेगा, न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा। भारतीय मौसम विभाग यानी कि IMD के मुताबिक दिल्ली NCR में भारी बारिश का आज अलर्ट भी दिया गया है। तो दिन में बाहर निकले तो भाई साहब छाता लेकर निकलिएगा, क्योंकि आपके लिए आज का साथी छाता रह सकता है। आज बारिश की वजह से जाम भी देखने को मिल सकता है पूजा, क्योंकि बारिश में देखने को ये मिलता है कि जाम की कंडीशन बारिश के समय पे और ज्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो मौसम है और मौसम थोड़ा कूल भी है जब तक धूप नहीं निकलती है। हाँ, तो अगर धूप निकल जाए, वैसे तो IMD ने जो संभावना जताई है वो बारिश की जताई है कि दिन भर रिमझिम बारिश होती रहेगी और इससे होगा ये कि तापमान में कमी ही रहेगी। तापमान बहुत ज्यादा बढ़ेगा नहीं, तापमान में गिरावट रहेगी, गर्मी आपको फील नहीं होगी, लेकिन भीगेंगे जरूर आप। अगर आप अपने साथ एहतियातन चीजें लेकर नहीं निकलते हैं, जो हमारे सहयोगी पसंद है आपको बताइए, छाता लेकर अपने घर से बाहर निकलिए। आप 2 व्हीलर से ट्रैवल करते हैं, रेनकोट ले लीजिए, कुछ नहीं जाता है, आपका बचाव भी होता है उससे। सी बात है, आपके कपड़े भीगेंगे नहीं, आपके कपड़े नहीं भीगेंगे, स्पेशली क्योंकि आज सोमवार का दिन है और सोमवार का दिन वैसे भी वीक का स्टार्टिंग डे होता है, सबको दफ्तर जाना होता है। और दूसरी चीज, आज सावन का भी आखिरी सोमवार है, तो सबको मंदिर भी जाना है, जितने शुभ भक्त हैं। बिल्कुल सही। फिर इस वजह से आप ध्यान रखिए जरा इस चीज का कि बारिश तो आज पूरे दिन भर इसी तरीके से होती रहेगी। लेकिन यहाँ पर पूजा कोई फाइनल प्रेडिक्शन हम नहीं दे सकते, क्योंकि पिछले कुछ समय से मौसम बड़ा मनमानी कर रहा है। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर बरखुरदार अगर घर से आप गाड़ी स्टार्ट करके मंदिर के लिए निकल चुके हैं, क्योंकि आज सावन का सोमवार भी है, फिर दफ्तर के निकल चुके हैं, तो अब पेट्रोल डीजल के दाम भी आप जान लीजिए। पेट्रोल डीजल के दाम आखिर क्या रहेंगे, तो यहाँ पर बात अगर करें, आज पेट्रोल डीजल के दाम में कुछ ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला है। राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 94 रुपए 77 पैसे है प्रति लीटर के हिसाब से, और दिल्ली में डीजल की कीमत है, क्योंकि डीजल भी कई लोग डलवाते हैं, 87 रुपए 67 पैसे आज प्रति लीटर है। और साथ ही दिल्ली में CNG की जो कीमत है वो 76 रुपए यहाँ पर 59 पैसे प्रति किलोग्राम, माफ कीजिएगा पूजा। ये दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए पेट्रोल के दाम दिल्ली में हमारे सहयोगी ने अभी आपको बताया क्या है। नोएडा में आपको बताते हैं पेट्रोल की कीमत 94.71, दिल्ली से थोड़ा सा कम है, कुछ पैसों की कमी पसंद। और डीजल में भी, हालांकि डीजल नोएडा का दिल्ली से थोड़ा सा ज्यादा है, 87.75 रुपए प्रति लीटर है। और CNG तो देखिए दोनों से ये खैर कम है, और लेकिन दिल्ली से ज्यादा है, 81.70 रुपए प्रति किलोग्राम। गुरुग्राम का आप बताएं।
तो गुरुग्राम में बात अगर करें तो पूजा जो पेट्रोल की कीमतें वो 95 रुपये 65 पैसे हैं और डीजल की कीमतें 87.79 पैसे और साथ ही 82.12 रुपये प्रति किलोग्राम CNG के जो दाम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो तमाम खबरें थी हमने आपको बताई, चाहे वो UPI पेमेंट से रिलेटेड हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से रिलेटेड हो, या फिर पेट्रोल डीजल, या फिर आज का ट्रैफिक और वेदर कैसा रहेगा, ये तमाम चीजें हमने आपको बताई। और साथ ही क्योंकि दिल्ली वाला रेडियो TV है, दिल्ली वालों के लिए तमाम अपडेट्स देना हमारा फर्ज भी और कर्तव्य भी। तो चलिए फिलहाल आप देखते रहे जी दिल्ली NCR हरियाणा। इसी के साथ कार्यक्रम की समाप्ति।